दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर भेजा समन। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पालनाडु जिले में करेंगे जनसभा। चुनाव आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। टीडीपी और जनसेना 2024 के चुनाव के लिए घोषणा पत्र करेंगे जारी। अन्य दल भी प्रचार में जुटे। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराने की घोषणा का राजनीतिक दलों ने किया स्वागत। पीएम ने कहा सुशासन और सर्विस डिलीवरी के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जाएंगे जनता के बीच। वहीं अन्य पार्टियों ने भी लोकतंत्र के महापर्व के लिए खुद को बताया तैयार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी मतदान का आज अंतिम दिन। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावना। रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में व्यवधान डालने का भी लगाया आरोप। और खेल की खबरों में नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और तमाम खबरों के बाद अब विस्तार से खबरों में बात करेंगे, जहां दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन जारी किया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये समन जारी किया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का ये 9वां समन है। पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को बीते कल ही जमानत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वो उस दौरान पेश नहीं हुए थे और उसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और फिर 8वां समन 4 मार्च को भेजा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। तो आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ये समन जारी किया है और 9वीं बार ये समन जारी किया गया है। इससे पहले 8 बार और समन जारी किया जा चुका है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं ईडी के जो तमाम सवाल हैं उनसे बचते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब 9वां समन उन्हें जारी किया गया है और 21 तारीख को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, तो अब देखना होगा कि क्या इस बार वो पेश होंगे या इससे पहले जिस तरीके से वो हर बार कोई ना कोई बहाना और कोई ना कोई बात बनाते हुए नजर आए, क्या इस बार भी कोई बहाना बनाते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 9वां समन ईडी की तरफ से जारी किया गया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, जिस तरीके से देखा जाए तो 8 समन भी इससे पहले जारी किए जा चुके हैं और उसके बाद में अब आज 9वां समन जारी किया है और हाल ही में अगर देखा जाए तो बीते कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री जमानत लेकर के आए हैं कोर्ट से। देखिए, बिल्कुल। और कल भी हमने कृतिका ये बताया था कि कोर्ट से जमानत जरूर मिली है उनको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी सम्मन इशू नहीं कर सकती, जबकि तमाम चैनल चला रहे थे कि ईडी की जो कार्रवाई है, केजरीवाल को राहत मिली है। हम ये बता रहे थे कि जो अदालत ने इनको जमानत दी है केजरीवाल को, वो सिर्फ इस आधार पर जमानत दी है कि वो अदालत में पेशी उनकी ना हो सके और इसके साथ साथ ईडी ने जो अदालत में कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की है उसमें जमानत मिली है, जबकि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसमें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। और यही कारण है कि ईडी ने 9वां जो सम्मन है वो केजरीवाल को जारी किया है और 21 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी का यह कहना है कि केजरीवाल से पूछताछ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शराब घोटाले में आपने देखा होगा कि के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 दिन की के कविता की मिली है। के कविता से जो क्लू और जो जानकारी मिली है, इसके अलावा साउथ लॉबी के जो लोग पकड़े गए थे उनसे जो जानकारी मिली है,
उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की पूछताछ की जानी काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ईडी ने अब 9वां सम्मन जारी किया और 21 तारीख को पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया है ईडी ने। कृतिका जी नीरज, जिस तरीके से इससे पहले भी 8 बार कहीं ना कहीं समन जारी होने के बाद वो हर बार एक नया बहाना ईडी के सामने रखते थे कि अभी चुनाव है, अभी मुझे कार्यक्रम पे जाना है, अलग अलग बहाने इन्होंने बनाए। तो क्या ये माना जाए कि नवी बार भी कोई नया बहाना लेकर के मुख्यमंत्री नजर आएंगे या वाकई इस बार वो ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए, जिस तरह की उनकी फितरत रही है या जिस तरह की अवहेलना उन्होंने ईडी के सम्मानों की है, उसको देखकर कृतिका लग रहा है कि 9वीं बार भी वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। और अभी जो जानकारी हमें मिली है कृतिका, उसके आधार पर 10 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। खासतौर से ईडी के इन सम्मानों को लेकर तो हो सकता है कोई नया बहाना आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बार बार इस तरह से ईडी के सम्मानों की अवहेलना करेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे के कविता के साथ हुआ है, 2 बार उन्होंने ईडी के सम्मानों की अवहेलना की। तमाम जो जानकारियां के कविता से ईडी मांगती थी वो जानकारियां के कविता ने ईडी को नहीं दी और ना ही जांच में सहयोग किया। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी सख्त कदम ईडी उठा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने भी देखा है कि 8 सम्मन के बाद भी ये लगातार ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अब 9वां सम्मन है और अब अलग तरह के कोई बहाने करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई कृतिका प्रतीत होंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी एक बार फिर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक कोई नया बहाना ढूंढने का प्रयास करेगी, लेकिन ज्यादा समय तक ये बहाने अब चलेंगे नहीं। जी लेकिन नीरज, आखिर क्या माना जाए, क्यों अरविंद केजरीवाल लगातार बार बार नए नए बहाने बना रहे हैं? एक बार में ईडी के सामने पेश होकर जो सवाल है उनके जवाब आखिर क्यों नहीं वो दे देते? क्या उन्हें डर है कि कहीं वो जो जवाब देंगे उसमें उल्टा फंस जाएंगे? देखिए, ईडी के पास इस बात की तमाम जानकारी है कृतिका कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से दिल्ली की जो शराब नीति है वो लागू करी, प्राइवेट प्लेयरों को किस तरीके से शराब नीति के तहत फायदा पहुंचाने की कोशिश की, साउथ लॉबी से 100 करोड़ की रकम ली, उनका जो यूज है वो आम आदमी पार्टी ने, और इसके अलावा गोवा और पंजाब के इलेक्शन में किया गया। ये तमाम जानकारी ईडी के पास मौजूद है। इसके अलावा जो सरकारी गवाह बने थे उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से फोन पर बात करी थी, समीर महेंद्रू ने के कविता से बात करी थी। तो ये तमाम चेन जो ईडी है उसके पास मौजूद है। यही कारण है कि वो लगातार बसते फिर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से पहले संजय सिंह के खिलाफ और जो मनीष सिसोदिया है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि वो ईमानदार है, कोई भी करप्शन नहीं किया, लेकिन अदालत से उन्हें जमानत तक नहीं मिली है और यहां तक कि अदालत को ये कहना पड़ा कि कई सारे गंभीर आरोप हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर और संजय सिंह के ऊपर। तो ये इनकी दोहरा कह सकते हैं कि नीति रहती है, कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन अब बहुत ज्यादा समय तक आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को जांच का सामना करना ही होगा, उससे अब ये बच नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इस खबर पर आप नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा। तो वाकई अगर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें क्या वाकई एक और नया बहाना बनाया जाएगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट।
पर शुरू से प्रॉब्लम्स देखे रहा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मिनिस्टर खान ने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का डिसीजन ले लिया है। मुस्लिम आबादी वाले एरिया को इंडिया से अलग कर दिया जाएगा। ये सारी रियासतें तो हमारे देश का हिस्सा है ना। किसी भी हाल में बंटवारा नहीं होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम इस मामले से दूर रहें। I can handle that. But then there is this one person who cannot be fooled. He is clever and logical. ये जो आग जलाई है ना, सब जल रही है। अब इस आग को बुझाना जरूरी है। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब खबरें 24 की चुनौती की। एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जन सेवा आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगी है। भाजपा लोकसभा की 6 तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा तो 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना राज्य की 2 लोकसभा सीट और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज इंडी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का औपचारिक चुनावी अभियान भी आज से शुरू हो जाएगा। तमाम विपक्षी नेता मुंबई में अलग अलग जगह पर जाएंगे और उसके बाद शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले बीते कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य सरकार कि जो भी विभाग है वहां से पोस्टर्स ये हटाने की बात कही गई। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर को भी स्थापित किया जा रहा है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों का भी प्रसारण होगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। आचार संहिता लागू होने के साथ ही देश में कई जगहों पर प्रशासन के बैनर और पोस्टर हटाना भी शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में
बदायूं जिले में डीएम मनोज कुमार के निर्देश पर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, होर्डिंग और फ्लैक्स हटना शुरू हो गए। अन्य रास्तों पर भी राजनीतिक प्रचार सामग्री को उतारने का काम जारी है। अब चुनाव होने तक प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग आदि पर प्रतिबंध लग गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में एक जनसभा को आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में आंध्र प्रदेश के पालनाडु से आयशा खानम हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ रही हैं। आयशा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन खासतौर पर यह सभा इसलिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि हाल ही में एनडीए में टीडीपी और जनसेना शामिल हुए हैं। तो उसके बाद में अब आंध्र प्रदेश में एनडीए कितनी मजबूत नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए आज की ये सभा बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की सभा जो चिल्लकुलरिपेट्टा में हो रही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तीनों पार्टियों के साथ मिलकर यहाँ चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि तेलुगु देशम पार्टी जो एनडीए के साथ वापस लौटी है, तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह से ये तेलुगु देशम की घर वापसी है, क्योंकि 10 साल के बाद तेलुगु देशम बीजेपी के साथ एक मंच पर नजर आएगी। और उसके साथ साथ प्रजा सेना जो पवन कल्याण की पार्टी है, पवन कल्याण जो तेलुगु के सुपरस्टार हैं और तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई हैं, तो उनका जो प्रेजेंस है, उनकी जो एक अपील है युवाओं में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों पार्टी प्रजा सेना, तेलुगु देशम और बीजेपी मिलकर अब इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये अलायंस का चुनाव प्रचार के लिए जो सभा हो रही है बहुत ही अहम है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज की जो सभा हो रही है किसी न किसी तरह से इन तीनों पार्टियों को साथ रखकर आंध्र प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, वाईएसआरसीपी की सरकार है, उसे बड़ी चुनौती पेश करती है। क्योंकि यहाँ के लोग अब बदलाव की उम्मीद में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 175 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी का, टीडीपी का और प्रजा सेना का साथ आना एक बहुत ही मजबूत गठबंधन और मजबूत तरीके से प्रचार यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आज की रैली यहाँ के लोगों के लिए बहुत उम्मीदें भरी रैली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इन पार्टियों को एकजुट करने में, इन पार्टियों में जो भी छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, उन्हें एक साथ लाने में कामयाब रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पर जिस तरह से जोर लगा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी का दक्षिण फोकस है, साउथ पुश है, इसके नजरिए से देखा जाए तो एक एक सीट अहम है। और बीजेपी दक्षिण में, खासकर आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए भी इस गठबंधन का इस्तेमाल करेगी और प्रचार के दौरान बीजेपी के जो 370 वोट का विजन है वो सामने रखेगी और एनडीए का जो 400 सीट का जो लक्ष्य है उसमें एक एक सीट जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है। नागपुर में चल रही इस बैठक में सामाजिक समरसता, एकजुटता, जातिगत भेदभाव से लड़ना, भारतीय परिवार प्रणाली को मजबूत करना, बच्चों और युवाओं को भारतीय सभ्यता, पर्यावरण, स्वच्छता, नागरिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना समेत कई विषयों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में 45 प्रांतों के 1,500 से ज्यादा स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां संदेशखाली में ईडी पर हमले मामले में शाहजहां शेख के भाई आलमगीर
और 2 सहयोगियों माफूजर मौला और शिलाजुर मौला को आज बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। आलमगीर और 2 सहयोगियों को सीबीआई ने कल देर शाम काफी देर तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों पर संदेशखाली में 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले का आरोप है, जब ईडी शेख शाहजहां के घर छापा मारने के लिए गई थी। ईडी पर हमला करने के मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद में चल रहे वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आज अंतिम दिन है। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्धार्मिक संवाद स्थापित करना और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में सहायता प्रदान करना है। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न पैनल चर्चाओं, आध्यात्मिकता से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भारत के आध्यात्मिक इतिहास और पुस्तकों एवं संगीत के माध्यम से आध्यात्मिकता के लिए एक व्यापक अनुभव प्रदान करना है। वहीं हरियाणा के धारूहेड़ा में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से करीब 40 लोग घायल हो गए। इस घटना में कई लोग भी झुलस गए। एक घायल की हालत काफी गंभीर बताई जा रही, जिसे रोहतक रेफर किया गया है। घायलों को रेवाड़ी के सर शादीलाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और अभी तक हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ा है और उनकी 2 नावों को भी जब्त कर लिया गया है। इस बात की जानकारी रामेश्वरम मछुआरा संघ की तरफ से दी गई है। तो श्रीलंका नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ा है, जहां पर इसकी जानकारी रामेश्वरम से दी गई है। और वहीं इंदौर के छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में शनिवार शाम भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस घटना में कई ऑटो रिक्शा और बाइक भी जल गई। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान संचालकों का आरोप है कि जिस जगह से आग की शुरुआत हुई वहां अवैध रूप से पेट्रोल बिकता था, जिसके कारण आग और ज्यादा भीषण हो गई। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कर लेते हैं, जहां रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रत्याशी हैं और 6 वर्ष के 5वें कार्यकाल के लिए उनके पुनः चुने जाने की भी उम्मीद है। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति की कटु आलोचना से बच रहे हैं। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे। 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की करीब आधा दर्जन घटनाएं भी सामने आई। हालांकि उन पर सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया है। गजा में भुखमरी के आसन खतरे के बीच इजराइल ने हमास के साथ संघर्ष विराम पर आज फिर से वार्ता शुरू करने के संकेत दिए हैं। कतर में मौजूद इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बर्निया ने कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के अधिकारियों से मुलाकात के बाद इस आशय के संकेत दिए। हमास की गजा में स्थायी संघर्ष विराम की मांग के चलते टूटी संघर्ष विराम पर वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री आज सुबह कैबिनेट में चर्चा भी कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर, मिस्र और अमेरिका को हमास के साथ पुनः वार्ता शुरू करने के निर्णय की जानकारी दी जाएगी। इसी बीच गजा में जारी युद्ध में इजरायली सेना ने ताजा कार्रवाई में हमास के 15 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो की रैली में राष्ट्रपति जो बाइडेन पर सीधा हमला बोला। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के अप्रवासन पर उठाए गए कदमों की आलोचना की और साथ ही कांगो से अपराधियों के आने की चेतावनी भी दी। ओहायो में ट्रंप रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार बर्नी मोरेनो के समर्थन में रैली कर रहे थे। इसी बीच अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने के प्रयास में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों का विरोध कम नहीं हो रहा। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे।
मिस्र के सबसे पुराने सिनेमेटोग्राफी स्टूडियो में से एक अंदरूनी हिस्से में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। आग पर काबू पा लिया गया है। गीजा गवर्नरेट ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने अल अहराम स्टूडियो में आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां भेजी। एहतियात के तौर पर कुछ पड़ोसी संपत्तियों से निवासियों को भी बाहर निकाला गया। इस स्टूडियो को 1940 के दशक में स्थापित किया गया था। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब खेलों की कर लेते हैं, जहां महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आज राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं होगी। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।